नमस्कार दोस्तों, या यूं कहूं डर के इस अंधेरे सफर में मेरे जांबाज साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी डायरी में। मैं जानता हूं आप पिछली कहानी से मिले सदमे से अभी तक उबरे नहीं होंगे, पर आपका यही पागलपन, आपका यही साथ हमें और खतरनाक कहानियां ढूंढने पर मजबूर करता है। पिछली बार आप सबने जिस तरह से कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे और दिल को छू लेने वाले शब्दों से भर दिया, उसे पढ़कर सच में बहुत खुशी मिली। यह जानना बहुत खास होता है कि हमारी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए, आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू करने से पहले मैं खास तौर पर उन सभी दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अपनी तारीफ और अपने शहर का नाम लिखकर हमें प्यार भरा प्रोत्साहन दिया है। रामहरी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आलोक विश्वकर्मा उत्तराखंड से, अंजलि जायसवाल मुंबई से, ममता राठौर गुजरात से, मिक्की ओडिशा से, अविलाश प्रधान हैदराबाद से, विजय कश्यप कानपुर उत्तर प्रदेश से, शिवा शंकर बैंगलोर कर्नाटका से, मोहम्मद आफ्ताब आंध्र प्रदेश से, राजकुमार न्यू दिल्ली से, विजय दास त्रिपुरा से, के शर्मा लखनऊ से, सजन गिल पंजाब से, संजू देवी झारखंड से, नजरुल ढाका बांग्लादेश से, सीमा चौधरी नोएडा से, रोहन थाईलैंड से, उत्तम घोष सऊदी अरब से, रवि लुधियाना पंजाब से, अबुबकर हैदराबाद से, रविंद्र सिंह भोपाल से, गौरव कांगरा पटियाला से, किरण मॉरिसस से, सत्य कुमार दिल्ली बुद्ध विहार से, कृष्णा कोलकाता से, सुभाष चंद्र साहू ओडिशा से, प्रियंका दिल्ली से, इंद्रजीत सिंह गोहिल कुक्कड़ गुजरात से, संगीता जोशी जूनागढ़ से, राव जी छत्तीसगढ़ से, राजू सेठी बरहामपुर ओडिशा से, शंकर जी ओडिशा से, सुधीर मैती जमशेदपुर झारखंड से, विवेक गुजरात सूरत से, जसवंत सिंह सोनू जॉन और प्रिया गुरुदासपुर पंजाब से, मयूर नाशिक महाराष्ट्र से, अशोक आर्या मोदी नगर गाजियाबाद से, विमल शाह आसाम से, अजय सिंह बरेली उत्तर प्रदेश से, दिनेश टोंक राजस्थान से, अभी सिंह मध्य प्रदेश से, भजन लाल बरेली उत्तर प्रदेश से, दशरथ कुमार बिहार से, सरजीराव डांगे लातूर महाराष्ट्र से, वसीम जी दिल्ली से, रवि कुमार फरूखाबाद उत्तर प्रदेश से, महावीर नायक हरियाणा से, विनायक हदकर मुंबई महाराष्ट्र से, चंदन झा दिल्ली से, ज्योति राय थाईलैंड से, शिव बक्स सिंह उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फैयाज नागपुर से, शालिनी निगम दिल्ली से, सोनू वर्मा सिरसा हरियाणा से, दीपा देवी आसाम से, ओम प्रकाश जी झारखंड से, युवी शावल जी, ओमियो दत्त जी, परवीन मकवाना जी, आशिर जी और तनवीर आलम जी। शुक्रिया आप सबका। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की रात होने वाली है और भी लंबी और डरावनी। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जैसे शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही नशीली होती है, वैसे ही कुछ शराब भी होते हैं जो सदियों से सोए पड़े रहते हैं और जब जागते हैं तो अपने साथ मौत का मंजर लेकर आते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक हार की जो खूबसूरत तो बहुत था, पर उसकी खूबसूरती में छिपा था एक भयानक राज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी पूरी होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का राज थिएटर, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। करीब 100 साल पुराना यह थिएटर अपने समय में बहुत मशहूर हुआ करता था। यहां न जाने कितने नामी कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी चमक फीकी पड़ गई थी। अब यहां सिर्फ छोटे मोटे नाटक और म्यूजिकल शोज होते थे। फिर भी पुराने कलाकार कहते थे कि इस थिएटर की दीवारों में अभी भी वो जादू बाकी है, बस किसी सही कलाकार का इंतजार है। अनाया सक्सेना 25 साल की खूबसूरत और प्रतिभाशाली गायिका। दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में मास्टर्स करने के बाद वो पिछले 2 सालों से इसी राज थिएटर में गाती थी। उसकी आवाज अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, पर फिर भी वो शोहरत के मुकाम तक नहीं पहुंच पाई थी।
उसके साथ की कई लड़कियां रियलिटी शोज में जा चुकी थीं, कुछ प्लेबैक में गाने लगी थीं, पर अनाया अभी भी उसी छोटे से थिएटर में गाती थी। कहीं ना कहीं यह बात उसे कचोटती रहती थी। उस दिन शुक्रवार था, अक्टूबर की ठंडी शाम। रिहर्सल खत्म हो चुकी थी और सब अपना अपना सामान समेट रहे थे। बैक स्टेज हमेशा की तरह अस्त व्यस्त पड़ा था। पुराने कॉस्ट्यूम्स, टूटे हुए प्रॉप्स, धूल से भरी अलमारियां। अनाया अपना बैग उठाने के लिए झुकी, तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के निचले खाने पर पड़ी। वहां एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ये यहां कब से पड़ा है? अनाया ने मन ही मन सोचा और उस डिब्बे को उठा लिया। डिब्बा भारी था और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी हथेली पर रख दिया हो। उसने झटके से डिब्बे को नीचे रख दिया। क्या हुआ? पास से गुजरती हुई उसकी सहेली रिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस ये डिब्बा बहुत ठंडा है, अनाया ने कहा। रिया ने हंसकर कहा, अरे ये तो शायद किसी पुराने शो का प्रॉप होगा, खोलकर देख तो सही, शायद कोई खजाना मिल जाए। अनाया ने मुस्कुराकर डिब्बे को फिर से उठाया। इस बार उसे उतनी ठंडक महसूस नहीं हुई। शायद उसे पहली बार भ्रम हुआ था। डिब्बे की कुंडी पुरानी और जंग खाई हुई थी, पर एक जोर के झटके से खुल गई और जो अंदर था उसे देखकर अनाया की सांस थम गई। एक हार, पर कोई साधारण हार नहीं, भारी, शानदार, सोने का बना हुआ नक्काशीदार हार। हल्का सा काला पड़ चुका था। जाहिर था कि बहुत पुराना था, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। हार के बीच में एक बड़ा सा लाल रत्न जड़ा हुआ था और उसके चारों ओर छोटे छोटे मोती और नीलम लगे हुए थे। काम इतना बारीक था कि साफ लग रहा था कि यह किसी राजसी परिवार का जेवर रहा होगा। वाह, यह तो असली लगता है, रिया ने चौंक कर कहा। हार के नीचे एक पुराना पीला पड़ चुका कागज रखा था। अनाया ने सावधानी से उसे उठाया। कागज इतना नाजुक हो चुका था कि छूने से ही फट सकता था। उस पर उर्दू और हिंदी मिली जुली लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। अनाया ने धीरे धीरे पढ़ा। रानी देवेश्वरी का हार, इसकी सुरीली आत्मा पहनने वाले की आवाज को अपना घर मान लेती है। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, कैसी फिल्मी बातें लिखी हैं। आत्मा और हार, लोग भी कहानियां बनाते हैं, शायद किसी नाटक का प्रॉप होगा। अनाया भी हंस दी। हां यार, पर है बहुत खूबसूरत, देख तो कितना बारीक काम है। उसने हार को उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडे सोने को छुईं, एक अजीब सी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली का हल्का सा करंट लगा दिया हो। ठंडी लहर उसकी उंगलियों से होती हुई कलाई, बाजू और फिर सीधे उसकी गर्दन तक पहुंच गई। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को हल्के से दबा दिया हो। उसकी सांस अटक गई, पर अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। वो ठंडक, वो दबाव, सब गायब हो गया। अनाया, तू ठीक है ना? रिया ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। अनाया ने खुद को संभाला। हां हां बिल्कुल, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया था। चल घर चलते हैं, बहुत थक गई होगी तू, रिया ने कहा। अनाया ने हार को वापस डिब्बे में रखने के लिए बढ़ाया, पर फिर रुक गई। न जाने क्यों उसका मन नहीं कर रहा था उस हार को वापस रखने का। एक अजीब सी खिंचाव थी उसके और हार के बीच। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार उसे बुला रहा हो। तू ले जा इसे, रिया ने कहा। वैसे भी यहां पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, किसी ज्वेलर को दिखा देना, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। अनाया ने सोचा और फिर डिब्बा अपने बैग में डाल लिया। उस रात घर पहुंचकर अनाया डिब्बे को देखती रही। वो हार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे खींच रहा था। उसने सोचा, एक बार पहनकर तो देखूं कैसा लगता है। दर्पण के सामने खड़ी होकर उसने धीरे से वो हार अपने गले में पहना। हार बिल्कुल फिट बैठ गया, जैसे उसके लिए ही बना हो। लाल रत्न उसकी छाती के बीचों बीच चमक रहा था। और फिर कुछ हुआ। अनाया को लगा जैसे उसके गले में कोई हल्की सी गुदगुदी हो रही है। हार थोड़ा गर्म हो गया था। उसने गाना गाने की कोशिश की, एक आसान सा गाना जो वो रोज गाती थी, पर जो आवाज निकली वो अनाया की नहीं थी।
वो और गहरी थी और मीठी थी और इतनी साफ थी कि खुद अनाया चौंक गई। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार एक ऊंचा सुर लगाया और वो सुर इतनी आसानी से निकला कि उसे यकीन नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? अनाया ने खुद से कहा। उसने हार उतारा और फिर से वही पुराना गाना गाया। आवाज वापस सामान्य हो गई, अच्छी, पर वैसी नहीं जैसी हार पहनकर थी। उसने फिर से हार पहना और फिर वही जादू। आवाज दिव्य हो गई। अनाया के दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन उसका एक बड़ा शो था। थिएटर के डायरेक्टर ने कहा था कि कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स आने वाले हैं। ये उसके करियर के लिए बहुत जरूरी था। क्यों ना कल इसे पहनकर गाऊं, उसने सोचा। बस एक बार, एक मौका तो मिले मुझे भी। उसने हार उतारा और डिब्बे में रख दिया, पर रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार उसका ध्यान उस डिब्बे की ओर जाता रहा और हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे लगता कि कोई हल्की सी आवाज उसे बुला रही है। सुबह जब वो उठी तो उसका गला थोड़ा भारी लग रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तैयार होकर डिब्बा अपने साथ ले लिया। शाम को थिएटर में रिहर्सल थी। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। अनाया बैक स्टेज में खड़ी थी, हार को देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। न जाने क्यों एक डर सा लग रहा था, पर साथ ही एक उत्सुकता भी थी। उसने गहरी सांस ली और हार पहन लिया, और जैसे ही हार उसके गले में बैठा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर एक चाबी घुमा दी हो। उसका पूरा शरीर जाग गया, गला खुल गया, आवाज तैयार हो गई। जब वो स्टेज पर गई और माइक के सामने खड़ी हुई तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं, पर उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। संगीत बजना शुरू हुआ और अनाया ने गाना शुरू किया। पहला ही सुर जब निकला तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग अपनी जगह पर जम गए। वो आवाज इतनी मधुर, इतनी सजीव, इतनी तीखी थी कि लगता था जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। हर शब्द, हर सुर दिल में सीधा उतर रहा था। डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी कलाकार सांस रोककर सुन रहे थे, और वो प्रोड्यूसर्स, उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। गाना खत्म हुआ। 3 सेकंड का सन्नाटा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। अनाया, 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 लोग चिल्ला रहे थे। डायरेक्टर दौड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अनाया, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी आवाज में आज जादू था, असली जादू। अनाया मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर उसके अंदर कुछ और हो रहा था। उसके गले में एक अजीब सी टीस उठ रही थी और उसे साफ महसूस हो रहा था कि हार धड़क रहा है। हां, धड़क रहा है, जैसे किसी का दिल धड़कता है, वैसे ही। थप थप थप। अनाया ने हार को छुआ। वो गर्म हो रहा था और उस लाल रत्न में उसे लगा जैसे कोई हरकत है, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। उस रात घर लौटते हुए अनाया बहुत खुश थी। उसे प्रोड्यूसर का फोन आया था। वो चाहते थे कि अनाया एक बड़े शो में गाए। यह उसके सपने का मौका था, पर जब वो घर पहुंची और दर्पण में खुद को देखा तो उसकी खुशी धुंधली पड़ गई। उसके गले पर, हार की जगह पर हल्के हल्के लाल निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को दबा रखा हो, बहुत हल्के से, पर निशान साफ थे। अनाया ने हार उतारा और उसे अच्छे से देखा। हार बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई नुकीली चीज नहीं थी जो उसकी त्वचा को छू सके। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद को समझाया। हार थोड़ा टाइट है, बस इसलिए। उसने हार को वापस डिब्बे में रख दिया और सोने चली गई। पर उस रात अनाया को एक सपना आया। एक अंधेरे कमरे में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे और वो एक भारी भरकम लहंगा पहने हुई थी। उसके गले में वही हार था। वो औरत गा रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। वो औरत अनाया की ओर मुड़ी। उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल काली, और फिर उसने अपना हाथ अपने गले की ओर बढ़ाया और हार को खींचना शुरू किया। हार उसके गले में धंसता चला गया। त्वचा फटने लगी, खून बहने लगा, पर वो औरत चुपचाप खड़ी रही
बस उस हार को खींचती रही। और फिर उस औरत ने अपना मुंह खोला और एक चीख निकली, इतनी तेज, इतनी भयानक चीख कि अनाया की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर होकर बिस्तर पर बैठ गई। सांस तेज चल रही थी, दिल धड़क रहा था। सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया, बस एक सपना। पर जब उसने अपने गले को छुआ तो वो निशान अभी भी थे, और इस बार वो और गहरे हो गए थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किस्मत बदलती है तो बहुत तेजी से बदलती है, पर कभी कभी ये किस्मत नहीं होती, बल्कि कोई जाल होता है जिसमें हम खुद ही फंसते चले जाते हैं, और जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनाया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। उस सपने के बाद से अनाया को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर फिर अगली सुबह उसे एक के बाद एक 3 फोन आए, तीनों बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के। सब उसे अपने शोज में गाने का मौका देना चाहते थे। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो रहे थे। लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे। दिव्य, अलौकिक, जादुई जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। अनाया शहर की चर्चा बन गई थी, पर जो कीमत वो इस शोहरत के लिए चुका रही थी उसका अंदाजा उसे अभी नहीं था। हार पहनने के बाद तीसरा दिन था। अनाया सुबह उठी और बाथरूम गई। जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो वो सहम गई। उसके गले की त्वचा नीली पड़ गई थी, हल्की हल्की पर साफ दिख रही थी। और जो सबसे अजीब था, उसकी नसें, वो नसें जो गर्दन में होती हैं, वो अजीब तरीके से उभरी हुई दिख रही थीं, जैसे किसी ने उनको खींचा हो। अनाया ने घबराकर अपने गले को छुआ। दर्द तो नहीं था, पर एक अजीब सी सुन्नता थी, जैसे वो हिस्सा उसका अपना न होकर किसी और का हो। क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। उसने तुरंत एक स्कार्फ गले में लपेट लिया और अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर वर्मा करोल बाग में प्रैक्टिस करते थे। अनाया उनके पास बचपन से जाती थी। क्लिनिक पहुंचकर जब अनाया की बारी आई तो डॉक्टर वर्मा ने उसे अंदर बुलाया। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं? डॉक्टर ने पूछा। अनाया ने हिचकिचाते हुए अपना स्कार्फ उतारा। जैसे ही डॉक्टर वर्मा ने उसका गला देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये क्या है? डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा और गले को ध्यान से देखने लगे। तुम्हारे गले में किसी तरह के बुलबुले बन रहे हैं त्वचा के नीचे, और ये नसें, ये तो बहुत अजीब है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से गले को सुना, फिर हल्के से दबाया। अनाया को हल्का दर्द हुआ। तुमने कोई नया ज्वेलरी पहना है? कुछ ऐसा जिससे एलर्जी हो सकती हो? डॉक्टर ने पूछा। अनाया के दिमाग में तुरंत हार की छवि आ गई, पर उसने झूठ बोला। नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं। मुझे लगता है शायद मौसम बदलने से एलर्जी हो गई है। डॉक्टर वर्मा ने संदेह भरी नजर से देखा, पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे और दवाइयां दी। अगर 2 दिन में ठीक ना हो तो तुरंत वापस आना, और हां, अगर सांस लेने में या गले में ज्यादा तकलीफ हो तो इमरजेंसी में आ जाना। अनाया ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। शाम को उसका एक बड़ा शो था, मशहूर प्रिज्म म्यूजिक फेस्टिवल में। इस बार की भीड़ और भी बड़ी थी, मीडिया भी आई हुई थी। अनाया के लिए यह सुनहरा मौका था। बैकस्टेज में खड़ी होकर अनाया उस डिब्बे को देख रही थी। उसका मन कह रहा था, इसे मत पहनो, जो हो रहा है यह सही नहीं है। पर फिर बाहर से भीड़ की आवाज आई। लोग उसका नाम ले रहे थे। उसका इंट्रो हो रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल्ली की सबसे उभरती हुई गायिका, जिसकी आवाज में जादू है, अनाया सक्सेना। तालियों की गड़गड़ाहट। अनाया ने डिब्बे को खोला। हार उसे देख रहा था। वो लाल रत्न चमक रहा था और अनाया को लगा जैसे वो कह रहा हो, मुझे छोड़ मत, मैं तेरी आवाज हूं। अनाया कांप उठी। ये आवाज कहां से आई? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर वो आवाज, वो साफ साफ सुनाई दी थी। एक औरत की आवाज, धीमी पर स्पष्ट। मुझे छोड़ मत। अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने हार को मेज पर रख दिया। नहीं, आज नहीं, मैं अपनी आवाज से गाऊंगी। पर जैसे ही उसने ये कहा, वो हार हिलने लगा। हां, हिलने लगा अपने आप।
पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। हार मेज पर खिसकने लगा, अनाया की तरफ। अनाया पीछे हटी, उसकी सांस तेज हो गई। ये कैसे? और फिर वो फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और तेज, और इस बार गुस्से में। पहन मुझे, वरना तेरी आवाज खत्म हो जाएगी। बाहर से एक स्टाफ मेंबर ने आवाज लगाई, अनाया, तुम्हारा टाइम हो गया, स्टेज पर आओ। डर के मारे या शायद किसी जादू के असर में अनाया ने हार उठा लिया, और जैसे ही उसने उसे अपने गले में पहना, सब कुछ सामान्य हो गया। हार रुक गया, आवाज बंद हो गई, और अनाया को अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे घर लौट आई हो। वो स्टेज पर गई, लाइट्स उस पर पड़ी, भीड़ ने तालियां बजाईं, संगीत शुरू हुआ, और अनाया ने गाना शुरू किया। इस बार की आवाज पिछली बार से भी बेहतर थी, इतनी दिव्य, इतनी गहरी कि लोग अपनी जगह पर जड़ हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ लोग बस खड़े खड़े सुनते रहे, मुंह खुला छोड़कर। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे, पर इस बार गाते हुए अनाया को कुछ महसूस हो रहा था। उसके गले में भीतर से एक तेज चुभन उठने लगी, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, और वो चुभन हर सुर के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने अपना हाथ गले पर रखा, पर गाती रही। उसे रुकना नहीं था, नहीं रुक सकती थी। गाना खत्म हुआ, भीड़ पागल हो गई, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। एनकोर, एनकोर की आवाजें आने लगीं। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की, धन्यवाद कहा, और जल्दी से बैकस्टेज की ओर भागी। जैसे ही वो अकेली हुई, उसने तुरंत हार उतारा और दर्पण में अपने गले को देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके गले से खून के छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे थे, बिल्कुल त्वचा की सतह पर, जैसे कोई भीतर से उसके स्वर को निचोड़ रहा हो। नसें और गहरी हो गई थीं, और अब उनका रंग काला पड़ने लगा था। अनाया के हाथों से हार छूटकर नीचे गिर गया। वो दर्पण के सामने खड़ी अपने गले को छूती रही। त्वचा ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ की तरह। क्या हो रहा है मेरे साथ? वो रोते हुए बोली। उसने तुरंत अपना स्कार्फ लपेटा और वहां से निकल गई। घर जाते समय पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये हार कोई साधारण चीज नहीं है। घर पहुंचकर अनाया ने हार को एक कपड़े में लपेटा और अलमारी में बंद कर दिया। बस अब नहीं पहनूंगी इसे, जो भी हो नहीं पहनूंगी। उसने ढेर सारी दवाइयां ली और सो गई। पर रात को करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। दिसंबर का महीना था, पर यह ठंड, यह कुछ और थी, हड्डियों तक जाने वाली ठंड। अनाया ने बत्ती जलाई और फिर उसने देखा अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा जिसे उसने कुछ घंटे पहले बंद करके चाबी लगा दी थी। और वो हार अब फर्श पर पड़ा था, अलमारी से बाहर, कपड़ा खुला हुआ। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? वो बिस्तर से उठी और धीरे धीरे हार की ओर बढ़ी। हार शांत पड़ा था, पर उसमें से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। वो रत्न, वो धड़क रहा था, बिल्कुल दिल की तरह। और फिर वो आवाज फिर से आई, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, अनाया। इस बार आवाज कमरे में गूंज रही थी। अनाया ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ वो और वो हार। तुम कौन हो? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी हंसी, ठंडी, दूर की, भयानक हंसी। अनाया पीछे हटने लगी। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर नहीं चल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन से चिपका दिया हो। हार फर्श पर पड़ा पड़ा हिलने लगा, पहले हल्का सा, फिर और तेज, और फिर वो उठने लगा। हां, हवा में उठने लगा। अनाया की चीख गले में अटक गई। वो हार हवा में घूमता हुआ उसकी ओर आने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। नहीं, नहीं, दूर रहो मुझसे, अनाया चिल्लाई।
पर हार रुका नहीं। वो उसके पास आता रहा और जब वो बिल्कुल करीब आ गया तो अचानक रुक गया। हवा में अनाया के गले के सामने, पहन मुझे। वो आवाज फिर आई, तू मेरे बिना कुछ नहीं है। तेरी आवाज, तेरी शोहरत, सब मेरी वजह से है। पहन मुझे। अनाया के आंसू निकल आए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हार करीब आया, इतना करीब कि अनाया को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। और फिर अचानक वो हार अनाया के गले से लिपट गया। अनाया ने उसे खींचने की कोशिश की, पर हार कस रहा था और कसता जा रहा था। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं अब, और तुम मेरी। अनाया की सांस फूलने लगी, कमरा घूमने लगा और फिर अचानक हार ढीला पड़ गया। अनाया जमीन पर गिर पड़ी, सांस लेती हुई। जब उसने आंखें खोली तो हार उसके गले में था, पूरी तरह से कसा हुआ, और अब वो उतर नहीं रहा था। अनाया ने जोर से खींचा, पर हार जस का तस था, जैसे उसकी त्वचा से चिपक गया हो। नहीं नहीं, उतरो। वो चीखी और खींचती रही, पर कुछ नहीं हुआ। थक कर रोते हुए अनाया फर्श पर ही बैठ गई। उसके हाथों में खून लग गया था, अपनी ही गर्दन खुरचने से। सुबह हुई, अनाया बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हार अब भी उसके गले में है, पर अब वो सामान्य लग रहा था, जैसे कोई साधारण ज्वेलरी हो। उसने फिर से उतारने की कोशिश की, पर नहीं उतरा। घबराकर उसने फिर से डॉक्टर वर्मा को फोन किया। इस बार उसने सच बताया, डॉक्टर, मैंने एक पुराना हार पहना था और अब वो उतर नहीं रहा, और मेरे गले में, मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। डॉक्टर वर्मा ने उसे तुरंत आने को कहा। क्लिनिक में जब डॉक्टर ने हार को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने हार को हटाने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं, जैसे वो अनाया की त्वचा का हिस्सा बन गया हो। ये कैसे संभव है? डॉक्टर बोले, इसमें कोई क्लैप नहीं है। ये आखिर चिपका कैसे है? डॉक्टर ने एक छोटी सी मशीन से स्कैन किया, और जो रिपोर्ट आई वो और भी डरावनी थी। अनाया, ये हार, ये तुम्हारी त्वचा में धंस रहा है। देखो ये एक्सरे, ये धातु, ये तुम्हारी पहली परत की त्वचा के नीचे चली गई है, और तुम्हारी नसें इस हार से जुड़ने लगी हैं। अनाया को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। क्या मतलब? मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, पर अगर ऐसा चलता रहा तो ये हार तुम्हारी ब्लड सप्लाई से जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूं। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई असामान्य चीज है तो शायद। डॉक्टर रुके, शायद तुम्हें किसी और तरह की मदद की जरूरत है। अनाया समझ गई कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। वो किसी तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे थे जो इन चीजों को समझता हो। उस शाम अनाया के फोन पर ढेर सारे मैसेज और कॉल आए, 3 और बड़े शोज के। एक म्यूजिक कंपनी एल्बम के लिए साइन करना चाहती थी। उसके सपने पूरे हो रहे थे, पर किस कीमत पर? रात को फिर से वही सपना आया, वही औरत, वही खाली आंखें, पर इस बार वो औरत अनाया के बिल्कुल करीब आई और उसने अपना मुंह अनाया के कान के पास लाकर फुसफुसाया, मेरा नाम रानी देवेश्वरी है और अब तेरा गला मेरा घर है। दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसे राज खुलते हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है, भले ही वो कितने भयानक क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आपका दुश्मन कौन है तो आप उससे लड़ कैसे पाएंगे। अनाया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसे जानना था कि यह रानी देवेश्वरी कौन थी और क्यों उसकी आत्मा इस हार में कैद है। अगले दिन अनाया ने एक फैसला किया। डर गई थी वो, बहुत ज्यादा, पर अब सिर्फ डरने से काम नहीं चलने वाला था। उसे सच जानना था। उसने इंटरनेट पर रानी देवेश्वरी सर्च किया, पर ज्यादा कुछ नहीं मिला। सिर्फ कुछ पुराने रेफरेंसेस थे जिनमें एक राजघराने की गायिका का जिक्र था, पर वो भी अधूरा। फिर उसे याद आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर कश्यप मेहरोत्रा। वो भारतीय इतिहास और विशेष रूप से मुगल काल और उसके बाद के राजवंशों पर रिसर्च करते थे। अनाया ने पढ़ा था उनसे। उसने तुरंत प्रोफेसर को फोन किया और मुलाकात की अपॉइंटमेंट ली।
शाम को जब अनाया उनके ऑफिस पहुंची तो प्रोफेसर मेहरोत्रा पुरानी किताबों के बीच बैठे थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी, सफेद बाल और मोटा चश्मा, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा की। अनाया, कैसी हो बेटा? बहुत दिनों बाद मिले, प्रोफेसर ने कहा। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान उसके होंठों तक नहीं पहुंच पाई। उसने अपना स्कार्फ थोड़ा ठीक किया, हार छिपाने के लिए, और बैठ गई। सर, मुझे आपसे कुछ जानना था, एक ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में। हाँ हाँ बोलो। रानी देवेश्वरी, क्या आपने यह नाम सुना है? प्रोफेसर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हां सुना है, पर यह नाम मैंने बहुत सालों से नहीं सुना। तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? अनाया ने सोचा कि सच बताना ठीक रहेगा। सर, मुझे एक पुराना हार मिला है और उसके साथ एक कागज था जिस पर लिखा था रानी देवेश्वरी का हार। प्रोफेसर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और साफ करने लगे। एक आदत जो उन्हें तब होती थी जब वो किसी गहरी सोच में होते थे। अनाया, ये हार तुमने उसे पहना है? अनाया हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, हां सर। प्रोफेसर ने एक लंबी सांस ली। मुझे दिखाओ। अनाया ने अपना स्कार्फ उतारा। हार की चमक मध्यम रोशनी में भी साफ दिख रही थी, और उसके गले की त्वचा की हालत वो भी। प्रोफेसर ने हार को ध्यान से देखा, पर छूने की कोशिश नहीं की। उनके चेहरे पर चिंता और डर दोनों साफ दिख रहे थे। ये वही है, उन्होंने धीरे से कहा, रानी देवेश्वरी का असली हार। सर, कौन थी वो? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। प्रोफेसर उठे और अपनी अलमारी से एक पुरानी धूल भरी फाइल निकाली। उसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें थीं। बैठो आराम से, यह कहानी लंबी है, उन्होंने कहा। अनाया बैठ गई और प्रोफेसर ने शुरुआत की। 18वीं सदी के आखिर में दिल्ली के पास एक छोटा सा राज्य था, देवगढ़। वहां के राजा थे महाराजा रणविजय सिंह। उनकी एक बेटी थी, देवेश्वरी। वो बेटी सिर्फ रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी आवाज से भी मशहूर थी। कहते हैं कि जब वो गाती थीं, तो जंगल के पक्षी चुप होकर सुनते थे और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। प्रोफेसर ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई, धुंधली सी, पर एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिख रहा था। उसके गले में वही हार था। अनाया की सांस रुक गई। वही औरत थी जो उसके सपनों में आती थी। रानी देवेश्वरी केवल राजकुमारी नहीं थी, प्रोफेसर ने आगे कहा। वो अपने समय की सबसे महान गायिका थीं। दरबारों में, मंदिरों में, हर जगह उनकी आवाज का जादू था। पर इसी आवाज ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? अनाया ने पूछा। उस समय एक तांत्रिक था, गुरु कालनाथ। वो बहुत शक्तिशाली था, पर उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने रानी की आवाज सुनी और उसे पाने की इच्छा की, पर रानी ने उसे ठुकरा दिया। तो उस तांत्रिक ने एक भयानक काम किया। प्रोफेसर ने एक और पुराना डॉक्यूमेंट निकाला। उसमें संस्कृत में कुछ लिखा था। उसने एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो रानी की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होने वाला था। उसने रानी की आत्मा को उनके सबसे प्रिय गहने, इस हार में कैद कर दिया। और श्राप ऐसा था कि रानी की आत्मा हमेशा गाना चाहेगी, पर खुद गा नहीं सकेगी। इसलिए जो भी इस हार को पहनेगा, रानी की आत्मा उसकी आवाज को अपना माध्यम बनाएगी। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब, जब मैं गाती हूं, तुम नहीं गा रही होती, रानी देवेश्वरी गा रही होती है, तुम्हारे गले का इस्तेमाल करके। प्रोफेसर ने फाइल बंद की और अनाया की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। और सबसे बुरी बात यह है कि हर बार जब रानी तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल करती है, वो तुम्हारे गले का एक हिस्सा अपना बना लेती है। धीरे धीरे वो तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे स्वर तंतुओं को खा जाएगी, और आखिर में तुम्हारा पूरा गला उसका हो जाएगा। अनाया के आंसू निकल आए। तो मैं क्या करूं? यह हार उतर भी नहीं रहा। यह हार तब तक नहीं उतरेगा जब तक रानी नहीं चाहती, प्रोफेसर ने कहा। और रानी अब तुमसे जुड़ चुकी है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा गला, वो उसे चाहिए।
पर कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो होगा जो मैं कर सकती हूं, अनाया गिड़गिड़ाई। प्रोफेसर कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, एक रास्ता है पर बहुत खतरनाक है। कोई भी रास्ता चलेगा सर, मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। प्रोफेसर ने एक नाम लिखकर अनाया को दिया। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। वहां एक संत रहते हैं, बाबा विश्वनाथ। वो इन चीजों के बारे में बहुत जानते हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो। प्रोफेसर ने अनाया का हाथ पकड़ा। पर ध्यान रहे, जितनी जल्दी हो सके जाओ, क्योंकि हर दिन हर गाने के साथ रानी तुमसे और जुड़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम खत्म हो जाओगी और सिर्फ रानी बचेगी। अनाया ने स्कार्फ वापस पहना और वहां से निकल गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रास्ते में उसका फोन बजा। एक बड़े टीवी चैनल का फोन था। वो चाहते थे कि अनाया एक लाइव शो में परफॉर्म करे। कल ही प्राइम टाइम पर करोड़ों लोग देखेंगे। कल शाम 8 बजे। क्या आप आ सकती हैं? आदमी ने उत्साह से पूछा। अनाया के गले में हार ने हल्की सी गर्मी दी, जैसे वो खुश हो। मैं सोचकर बताती हूं, अनाया ने कहा और फोन काट दिया। उस रात अनाया को फिर से वही सपना आया, पर इस बार रानी देवेश्वरी उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। रानी ने अपना हाथ अनाया के गले पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती अनाया, रानी ने कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। मैं सदियों से इंतजार कर रही थी, एक ऐसी आवाज का जो मुझे वापस गाने दे सके, और अब मुझे मिल गई है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा गला, सब मेरा। पर यह गलत है, अनाया ने चीख कर कहा। यह मेरी जिंदगी है। रानी ने एक उदास मुस्कान दी। मेरी जिंदगी भी छीन ली गई थी, मेरी आवाज भी। मेरी मौत के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। मैं इस हार में कैद हूं अनाया। मैं सिर्फ तब जीती हूं जब कोई मुझे पहनता है और गाता है, और अब तुम मेरा माध्यम हो। तो तुम मुझे मार डालोगी, मेरी आवाज छीन लोगी। रानी चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे माफ करो, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। या तो तुम गाओ या मैं। और मैं बहुत समय से खामोश हूं। अनाया की नींद खुल गई। उसका गला सूख गया था। उसने पानी पिया और दर्पण में खुद को देखा। नसें अब और भी गहरी हो गई थीं, काली नसें जो उसके गले को जकड़ रही थीं, और वो खून के बुलबुले वो भी बढ़ गए थे। अनाया ने फैसला किया, कल सुबह ही वो बाबा विश्वनाथ के पास जाएगी। पर क्या वो समय रहते पहुंच पाएगी? और क्या बाबा सच में उसकी मदद कर पाएंगे? अब फिर रानी देवेश्वरी जीत जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी किस्मत बदल देते हैं, कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए। अनाया के सामने भी अब एक ऐसा ही वक्त था। उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो बाबा विश्वनाथ के पास जाए और इस श्राप से छुटकारा पाने की कोशिश करे, या फिर उस टीवी शो में गाए और अपने करियर को आसमान तक पहुंचाए। पर दूसरे रास्ते की कीमत उसकी जान थी। क्या आप बता सकते हैं कि आप अनाया की जगह होते तो क्या करते? जरूर कमेंट में बताइएगा। अगली सुबह अनाया तड़के उठी। नींद तो रात भर आई नहीं थी। उसका निर्णय पक्का था, पहले बाबा के पास जाना है। पर जैसे ही वो तैयार होने लगी, उसका फोन बजा। टीवी चैनल से फिर फोन था। मैडम, आज शाम का शो आप कर रही हैं ना? हमने सब अनाउंस कर दिया है। पूरे देश को पता है कि अनाया सक्सेना आज गाने वाली हैं। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अनाया के कानों में रानी देवेश्वरी की वो आवाज गूंजी, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मैं आऊंगी, अनाया ने कहा, शाम को। फोन काटते ही उसे अपने फैसले पर शक हुआ। नहीं, पहले बाबा के पास जाना है। वो शो तो बाद में भी हो सकता है। उसने जल्दी से तैयार हुई और चांदनी चौक की ओर निकल पड़ी। पुरानी दिल्ली की गलियां संकरी, भीड़ भाड़ वाली, पर एक अजीब सी शांति थी उनमें, जैसे समय यहां थम गया हो। अनाया ने कई लोगों से पूछा और आखिरकार उस पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर छोटा था पर बहुत प्राचीन लग रहा था। दीवारों पर पुरानी नक्काशियां थीं। अंदर एक शिवलिंग था और उसके पास एक बूढ़े बाबा बैठे थे।
सफेद लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक और आंखें। वो आंखें ऐसी थीं जैसे सब कुछ देख लेती हों। आओ बेटी, बाबा ने बिना अनाया को देखे ही कहा। तुम्हारा इंतजार था। अनाया चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम्हारे गले में है, और मैं वो भी जानता हूं जो तुम्हारे साथ होने वाला है, अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो। अनाया उनके पास बैठ गई। उसने अपना स्कार्फ उतारा। हार अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, और उसके गले की हालत अब तो देखने लायक भी नहीं रह गई थी। नसें बिल्कुल काली हो चुकी थीं और त्वचा नीली पड़ गई थी। बाबा ने हार को देखा, पर छूने की कोशिश नहीं की। रानी देवेश्वरी का हार, बाबा ने धीरे से कहा। मैंने इसके बारे में सुना था, पर कभी सोचा नहीं था कि इसे देखूंगा। बाबा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह हार मुझे मार देगा। मैं इसे उतार नहीं पा रही, और हर दिन मेरा गला, मैं खुद को खोती जा रही हूं। बाबा ने लंबी सांस ली। बेटी, यह हार सिर्फ एक गहना नहीं है, यह एक श्राप है, और इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है। कौन सा? अनाया ने उम्मीद से पूछा। तुम्हें रानी देवेश्वरी को मुक्ति देनी होगी, उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, और यह तभी होगा जब तुम उसे वो दोगी जो वो सबसे ज्यादा चाहती है। वो क्या चाहती है? गाना, आखिरी बार, पूरे मन से, बिना किसी रुकावट के। एक ऐसा गाना जो उसकी सारी पीड़ा, उसका सारा दर्द बाहर निकाल दे। और जब वो गाना खत्म होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और हार भी टूट जाएगा। अनाया को समझ नहीं आया। पर वो तो मेरे गले से ही गा रही है। फिर बाबा ने उसकी आंखों में झांका। नहीं बेटी, अभी तक वो तुम्हारी आवाज पर काबू कर रही है, पर उसे जरूरत है कि तुम उसे अपनी मर्जी से, अपने दिल से, अपनी पूरी आवाज दे दो। सिर्फ एक बार, तब वो संतुष्ट होगी, तब वो जा सकेगी। पर अगर मैंने ऐसा किया तो क्या वो मुझे छोड़ देगी? बाबा चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हो सकता है, या फिर वो तुम्हें पूरी तरह से अपने अंदर समा ले। ये उस पर निर्भर करता है कि रानी की आत्मा कितनी दयालु है। अनाया के दिल में डर बैठ गया। मतलब मैं मर सकती हूं? हां, या फिर तुम बच सकती हो। यह एक जोखिम है बेटी, पर और कोई रास्ता नहीं है। बाबा ने एक छोटी सी पोटली अनाया को दी। इसमें कुछ पवित्र राख है। जब तुम गाने को तैयार हो तो यह राख अपने माथे पर लगा लेना। यह तुम्हें थोड़ी सुरक्षा देगी, पर बाकी तुम्हारे और रानी के बीच की बात है। अनाया ने पोटली ली और बाबा के पैर छुए। धन्यवाद बाबा। बाबा ने आशीर्वाद दिया। जाओ बेटी, और याद रखना, डरना मत, सच्चे दिल से गाना। सिर्फ तभी रानी की आत्मा को शांति मिलेगी। अनाया मंदिर से निकली। उसका मन भारी था। शाम को शो था, और अब उसे पता था कि वो शो उसकी जिंदगी का आखिरी शो हो सकता है। शाम हो गई। अनाया टीवी स्टूडियो पहुंची। बाहर भीड़ लगी थी, मीडिया के कैमरे थे, सब उसका इंतजार कर रहे थे। बैकस्टेज में मेकअप और कॉस्ट्यूम की तैयारी हो रही थी। अनाया ने अपने गले को देखा। नसें अब उसकी जबड़े तक पहुंच गई थीं। हार अब उसकी त्वचा में धंस चुका था, जैसे वो उसका हिस्सा बन गया हो। उसने बाबा की दी हुई पवित्र राख अपने माथे पर लगाई। एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। निर्देशक आया। अनाया, तुम्हारे लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज तो रिकॉर्ड टीआरपी आएगी, तुम तैयार हो ना? अनाया ने सिर हिलाया। हां, तैयार हूं। उसे स्टेज पर बुलाया गया। लाइट्स उस पर पड़ी। लाखों लोग उसे देख रहे थे, हॉल में, टीवी पर, ऑनलाइन। होस्ट ने इंट्रोडक्शन दिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है दिल्ली की सबसे तेजी से उभरती आवाज अनाया सक्सेना, और आज वो गाने वाली हैं एक बहुत खास गाना। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं अनाया को। तालियां बजीं, संगीत शुरू हुआ। अनाया ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। हार उसके गले में गर्म हो रहा था। वो लाल रत्न तेजी से धड़क रहा था। और फिर अनाया ने अपनी आंखें बंद की। रानी देवेश्वरी, उसने मन ही मन कहा,
मैं तुम्हें अपनी आवाज देती हूं, पूरी तरह से, बिना किसी डर के। गाओ, अपना दर्द निकालो, अपनी पीड़ा बाहर करो, और फिर मुझे जाने दो। और फिर अनाया ने गाना शुरू किया। पहला सुर जो निकला वो इतना शक्तिशाली था कि पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, वो दिव्य थी, अलौकिक थी। अनाया गाती रही और हर सुर के साथ उसे महसूस हो रहा था कि रानी देवेश्वरी उसके अंदर से गा रही है, पूरे जोश से, पूरे दर्द से। गाने के बोल वो रानी के जीवन की कहानी थे, उसकी खुशियां, उसका प्यार, उसका दर्द, उसका श्राप। दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बस खामोश खड़े थे। पर अनाया को असहनीय दर्द हो रहा था। उसके गले में एक तेज जलन थी, नसें फट रही थीं, खून के बुलबुले फूट रहे थे। गाना अपने चरम पर पहुंचा। अनाया ने सबसे ऊंचा सुर लगाया और उस सुर में इतनी ताकत थी, इतना दर्द था कि हॉल की खिड़कियों के शीशे हिलने लगे। और फिर अनाया को लगा जैसे उसके गले में कुछ फटा। हार चमकने लगा, इतना तेज कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर एक तेज आवाज के साथ हार 2 टुकड़ों में टूट गया। सोने के टुकड़े, मोती, नीलम, सब बिखर गए। अनाया जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ चीखी, लोग भागे। निर्देशक स्टेज पर दौड़ा। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई चिल्लाया। पर अनाया होश में थी। उसने अपने गले को छुआ। हार नहीं था, सिर्फ उसकी टूटी हुई पीसेस थीं और उसका गला। नसें सामान्य हो रही थीं, त्वचा का रंग वापस आ रहा था। दर्द खत्म हो रहा था। उसने आंखें बंद की और अंधेरे में उसने एक चेहरा देखा, रानी देवेश्वरी। पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, शांति थी। धन्यवाद अनाया, रानी ने कहा। उसकी आवाज अब नरम थी। तुमने मुझे वो दिया जो मैं सदियों से चाह रही थी। मुझे गाने दिया, पूरे दिल से। अब मैं जा सकती हूं, मैं मुक्त हूं। तुम जा रही हो? अनाया ने पूछा। हां, और तुम्हें माफी मांगती हूं। मैंने तुम्हें दर्द दिया, पर समझो, मैं भी एक कैदी थी उस श्राप की। अब मैं आजाद हूं, और तुम भी। रानी की छवि धुंधली होने लगी। अपनी आवाज का ख्याल रखना अनाया, ये एक वरदान है, इसे लालच में मत गनवाना। और फिर रानी गायब हो गई। अनाया की आंखें खुली। वो अस्पताल में थी। उसके पास उसके मां बाप बैठे थे। रिया भी थी। अनाया, तुम ठीक हो? रिया ने रोते हुए कहा। डॉक्टर आया। तुम्हें जो भी हुआ था वो समझ से परे है। तुम्हारे गले में जो निशान थे वो अब नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए। ये चमत्कार है। अनाया मुस्कुराई। उसने अपना गला छुआ, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब सब चले गए, अनाया ने गाने की कोशिश की। एक धीमा सा गाना, उसकी आवाज निकली, वही पुरानी आवाज, अच्छी, मधुर। पर अब उसमें वो दिव्य जादू नहीं था। और अनाया को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब वो आवाज उसकी अपनी थी, सिर्फ उसकी। कुछ महीनों बाद अनाया फिर से गाने लगी, छोटे शोज में, अपनी खुद की आवाज से। वो वायरल नहीं हुई इस बार, न ही कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पर वो खुश थी, शांत थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, शोहरत की चकाचौंध में खुद को मत खो। कुछ चीजें, कुछ श्राप इतनी खूबसूरती से आते हैं कि हम उन्हें वरदान समझ बैठते हैं। और हां, उस हार के टुकड़े, वो अब एक म्यूजियम में रखे हुए हैं, एक शीशे के बक्से में। और उस पर लिखा है, रानी देवेश्वरी का हार, अब मुक्त, अब शांत। तो दोस्तों, ये थी शापित गले के हार की कहानी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, कभी कभी जो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं
वो सबसे खतरनाक होती हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी कीमत वो होती है जो हम अपने सपनों के लिए चुकाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।